समय में जब कभी टिकट तय किए जाते हैं तो उसका कई बार फायदा भी होता है, कई बार नुकसान भी होता है। लेकिन फायदा ये होता है कि अगर कोई विरोध कर रहा है पार्टी के भीतर तो उसको विरोध करने का समय नहीं मिलेगा, टिकट के रिकंसिडरेशन का समय नहीं मिलेगा, और पार्टी जिस प्रत्याशी को उतारना चाहती है उस प्रत्याशी को उतार दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कितने मनोयोग से चुनाव प्रचार में लग पाएगा। सवाल ये है कि जिस कार्यकर्ता को उम्मीद थी टिकट मिलने की, अगर उसका टिकट कट जाता है तो क्या वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन पार्टी के लिए दे पाएगा चुनाव प्रचार में। तो इस तरह के सवाल उठते हैं जिनका जवाब कई बार नेता नहीं दे पाते हैं। औपचारिकता के लिए सिर्फ ये कह देते हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। जब कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता, आपने भी कई फोन इन लिए हैं, नेताओं से बातचीत की है, जब कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता तो या तो फोन काट दिया जाता है या वो पार्टी का अंदरूनी मामला हो जाता है। और अगर इसमें भी कुछ बच जाता है तो ये कह दिया जाता है बीजेपी से सवाल है तो कह देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आप बात कर रहे हैं, और कांग्रेस से सवाल है तो कह देंगे आप बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। ये सवालों से बचने का नया तरीका आया है। लेकिन सवाल हम उठाएंगे, अगर कोई नेता उत्तर नहीं देता है तो इसका फैसला जनता पर छोड़ा जाएगा कि जनता को कौन सी बात पसंद आती है, जनता के बात कौन सी गले उतरती है। और ऐसे नेताओं से जो पार्टी बदल करके आखिरी समय में पार्टी बदल करके आते हैं उनसे जवाब मांगा जाएगा और मांगा जाना चाहिए। जब जनता के पास के लोग जाएंगे तो जनता उनसे जवाब मांगेगी कि आपने 5 साल क्या किया, आपने 5 साल किस पार्टी का साथ दिया, किस पार्टी को कोसा, किस नेता के समर्थन में रहे, किस नेता के खिलाफ रहे। और अगर बाड़ी का मामला आएगा तो गिरिराज सिंह मलिंगा से भी ये पूछा जाएगा कि आप जो 5 साल में काम थे क्या आप उनके दम पे जाएंगे? एक महत्वपूर्ण विषय मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं चाहूंगा उस पर आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे दर्शकों को। एक खास तिकड़ी होती है गहलोत साहब की, होती थी मैं कहूंगा, क्योंकि जिसमें 3 नाम थे और तीनों की चर्चा बहुत ज्यादा थी, जिसमें महेश जोशी साहब का नाम था जिनका टिकट पहले ही कट चुका, धर्मेंद्र राठौर साहब का नाम आया भी नहीं सामने कहीं, और शांति धारीवाल साहब को टिकट दे दिया गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि आला कमान ने तिकड़ी तोड़ दी है गहलोत साहब की? देखिए, बहुत मुश्किल सवाल किया है आशीष आपने, क्योंकि अशोक गहलोत की तिकड़ी तोड़ पाए वो अभी तक तो आला कमान के पास वो हुनर नहीं आया, जहां तक मैं जानता हूं, समझता हूं और कवर करता हूं। क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस है, दिल्ली में AICC अशोक गहलोत है, INC जिसके लिए कहा जाता है, दरअसल इंदिरा कांग्रेस कहा जाता है इसको, इंदिरा कांग्रेस अब नहीं रही है। अब अशोक गहलोत का प्रभुत्व चलता है, अशोक गहलोत की रणनीतिक कौशल चलता है, और उनसे रणनीतिक सलाह लेने के लिए चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे KC वेणुगोपाल हों, और समय समय पर राहुल गांधी बात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और यही कारण है, आप देखिए तकरीबन 1 साल पहले का समय ध्यान होगा आपको, 20 दिसंबर पिछले साल, जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी, मालाखेड़ा में सभा हुई थी, अलवर में उस रात सर्किट हाउस में रुके थे। अनौपचारिक बातचीत में राहुल गांधी ने पूछ लिया कि कौन कौन क्या सोचता है मेरे बारे में। अशोक गहलोत से भी ये पूछ लिया, अशोक गहलोत ने कहा नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कहा जो आप सोचते हैं वो बताइए। कहा गया कि आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिए, लेकिन आप गुस्सा बहुत करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री, जो नेता अपनी पार्टी के आला कमान को, पूर्व अध्यक्ष को, या ऐसे कह दिया जाए कि जिन्हें सर्वे सर्वा माना जाता है, उन लोगों को ये कह दें कि आप गुस्सा बहुत करते हैं, आपकी कार्यशैली कैसी है, तो उस नेता की जरूरत सब समझ सकते हैं। क्योंकि आपकी तारीफ करने वाले सब मिल जाएंगे, लेकिन आपको दोष दर्शन कराने वाला, आपकी खामी बताने वाला, क्योंकि अगर खामी नहीं बताई गई तो आप उसे सुधारेंगे ही नहीं। जो गलती आपको पता नहीं है उसे सुधारेंगे कैसे? इसलिए बहुत कम ऐसे नेता होते हैं, और अशोक गहलोत उन चेहरों में से है जिनकी तिकड़ी नहीं तोड़ सकता आला कमान। क्योंकि अशोक गहलोत को पता है कि अगर महेश जोशी का टिकट कट गया है तो उन्हें किस तरीके से मनाना है, कहां एडजस्ट करना है। अभी लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आ गई है। अभी रंधावा साहब की प्रतिक्रिया आई है सामने शशि, उसमें उनसे जब पूछा गया कि जोशी साहब का टिकट कट गया और धारीवाल साहब को टिकट दे दिया, किस प्रकार से देखते हैं, तो उन्होंने कहा भाई टिकट कहां नहीं कटते, टिकट तो बीजेपी में भी कटे हैं, हमको जो लगा हमने वो किया। और आप नाम बताइए कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो कमजोर नजर आ रहा है? हमारे सारे कैंडिडेट तगड़े हैं, और कोई भी RR तिवारी जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये बात भी कही है रंधावा ने। जी, अपना सवाल दोहराएंगे आशीष प्लीज। शशि, रंधावा की प्रतिक्रिया आई है, मंत्री महेश जोशी साहब का टिकट कटने पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई टिकट तो बीजेपी में भी कटे हैं, हम कोई नए थोड़ी ना कि बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट नहीं कटे।
अब इस पर वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी कैंडिडेट आए हैं सब 1 नंबर के हैं, सब आला दर्जे के हैं, किसी में कोई कमी हो तो बता दो, ये भी बता दो आर तिवारी जैसा कोई नेता भाजपा में है या नहीं है। ये बात भी कही है रंधावा ने। किस प्रकार से देखें इनके कॉन्फिडेंस को? देखिए, आर तिवारी जैसा नेता कोई भाजपा में है या नहीं, ये सवाल रंधावा अगर करते हैं तो वाजिब सवाल है, क्योंकि उन्होंने मदन लाल सैनी को नहीं देखा है। वो मदन लाल सैनी जो पूर्व विधायक रहे, उसके बावजूद पार्टी में आते रहे, सीकर से लगातार बस से आते थे, रोजाना बस से जाते थे। वो मदन लाल सैनी जो एक धोती कुर्ते में काम चलाते थे, उसी धोती को धो के सुखा देते थे और नहा धो के पूजा करते थे, तब तक वही धोती पहनने के लिए वापस तैयार हो जाती थी। और बहुत लो प्रोफाइल लेते थे और उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया पार्टी ने और राज्यसभा सांसद तक भी भेजा। लेकिन रंधावा की गलती नहीं है इसमें। तब रंधावा यहाँ प्रदेश प्रभारी बन के नहीं आए थे, वो तब पंजाब में हुआ करते थे और पंजाब के डिप्टी सीएम हुआ करते थे। तो ये सब चीजें सवाल चलते रहते हैं। जहां तक रही बात टिकट काटने की, तो टिकट बीजेपी में भी कटे हैं। और जैसे वसुंधरा राजे को नख दंत विहीन सिंगनी शेरनी बना दिया है, उनके राजपाल सिंह शेखावत को टिकट नहीं है, नजदीकी चेहरा थे। अशोक परनामी उनके नजदीकी थे, उनको टिकट नहीं है। यूनुस खान उनके नजदीकी थे, उनको टिकट नहीं है। सारी चॉइस वसुंधरा राजे की आप दे दीजिए। हो सकता है कि आपने 196 टिकट वसुंधरा राजे की पसंद के दे दिए हो, 197 में उनका कर दिया हो, लेकिन ये 3 नाम काट के आपने सब कंट्रोल करने की कोशिश की है कि सारा कंट्रोल पार्टी आलाकमान के पास में रहे, संगठन के पास में रहे। आपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का टिकट काट दिया। ये बात सही है कि आपने गोपाल शर्मा जैसा नया चेहरा ला दिया, जो संघ की पसंद हो सकता है, जो कार सेवा से कार सेवा तक किताब लिख सकता है, जो भिंडरेवाला का इंटरव्यू कर सकता है। और वो भिंडरेवाला जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती दे रखी थी, खालिस्तान के नाम पर परेशान कर रखा था। लेकिन क्या गोपाल शर्मा की स्वीकार्यता सिविल लाइन में हो गई है? सवाल ये कि क्या गोपाल शर्मा सिविल लाइन क्षेत्र को जानते हैं? सवाल ये कि क्या गोपाल शर्मा सिविल लाइन के लिए स्थानीय हैं? सवाल ये कि क्या वो प्रताप सिंह खचरियावास उनकी भाषण शैली का मुकाबला कर पाएंगे? हालांकि गोपाल शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते पिछले दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम भी कराया, पत्रकारों को एक टिकट की मांग की पार्टियों से, और वो मांग पार्टियों से नहीं पार्टी से थी। दरअसल बीजेपी से ही उनकी मांग थी और सांगानेर से टिकट कटने के बाद में जाहिर तौर पर संगठन के दरवाजे पर भी गए। इस बीच में एक और जानकारी दे दूं, एक और जानकारी साझा कर दूं। शांति धारीवाल साहब का भी ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं शीर्ष कमान का, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात जो है शांति धारीवाल ने कही है। मैं लौटूंगा, इनकी प्रतिक्रिया जो है वो कैसी लगी आपको? क्योंकि अमित धारीवाल साहब का हाथ पकड़कर घर घर घूम रहे थे, अब ऐसे में टिकट शांति धारीवाल को मिल गया है। इस पर मैं आपका रिएक्शन लूँ। से पहले शशि, मैं रुक कर लेता हूं चंद्रश्री का। चंद्रश्री, देखिए बड़ी चीज ये है कि जो कैंडिडेट के नाम सामने आए हैं, मैं चंद्रश्री चाहूंगा कि आप जरूर जाकर बताएं कि कौन कौन से बड़े लड़ियां हैं, कौन कहां से लड़ रहा है, किसके किसके नाम है, ग्राफिक्स के माध्यम से। बिल्कुल आशीष, और हम अब दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कौन कौन से वो कैंडिडेट्स हैं और कौन कौन है अब जो लड़ने वाला। उसके लिए मैं सीधे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताना चाहूंगी एक एक करके, और एक एक सीट का जो है हम माहौल जानना चाहेंगे, माहौल समझना चाहेंगे यहाँ पर कि किसको कैसी कैसी और कौन सी सीट मिली है, किसने दावेदारी ठोकी हुई थी, किसने जो है अपना नाम जो है वो हिस्सा जो पा लिया जो वो चाहता था। ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर जो है पूरी रणनीति यहाँ पर आपको समझाएंगे, दिखाएंगे। देख सकते हैं आप कैसे कांग्रेस की 7वीं लिस्ट में चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी को मिला है, यहाँ पर बाड़ी से प्रशांत सिंह परमार को मिला है, अजमेर से नॉर्थ से महेंद्र सिंह रालावत और नागौर से भी यहाँ पर सामने आगे कोटा नॉर्थ से शांति धारीवाल को आखिरकार टिकट मिल गया है यहाँ पर। और कोटा नॉर्थ से शांति धारीवाल को देखिए यहाँ पे असमंजस यही लगा था, इनकी टिकट पर क्या है क्वेश्चन मार्क लगा था। कोटा नॉर्थ से शांति धारीवाल को टिकट मिलने के बाद बहुत सारे सियासी जो अड़चने हैं वो खत्म हो गई। कोटा साउथ से राखी गौतम को मिला है, और देखिए ये एक बड़ा नाम यहाँ पर आया है, कोटा साउथ से राखी गौतम को यहाँ पर जो है टिकट मिल गया है। तो काफी सारे नाम ऐसे हैं जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं या फिर ग्राफिक्स के माध्यम से। उदयपुर वाटी से भगवान राम को यहाँ पर मैदान में चुनौती देने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान राम सैनी को टिकट मिलता हुआ यहाँ पर दिख गया है। देखिए इनकी सीट पक्की है, ये विधानसभा 2023 का चुनाव। खेतड़ी से मनीषा गुर्जर, इन्हें मिला है टिकट। यहाँ पे ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं, खेतड़ी से मनीषा गुर्जर को टिकट दे दिया गया है। ये
वो नाम है, 21 नाम है यहाँ पे। कामा से भी जाहिदा खान को मिल गया है, कांटे की टक्कर यहाँ पे रही है, अक्सर हम देखते हैं। और यहाँ पर ये वो नाम आ रहे हैं जो 7वीं लिस्ट, जिसमें लोगों को इंतजार था कि इस लिस्ट में कौन कौन होगा। अगला नाम मैं बताना चाहूंगी, चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी का सामने आ रहा है। इन्हें यहाँ पर जो है टिकट मिल गई है। ये वो 7वीं लिस्ट है जिसमें 21 नाम है और उसमें चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी भी एक नाम उसमें शुमार है। इसके अलावा बाड़ी से प्रशांत सिंह परमार का नाम सामने आया है और इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि और कौन कौन से। देखिए ये सारे ही वो बड़े दावेदार हैं जो प्रत्याशी हैं जो अपने आप को इस मैदान में उतारेंगे। गुडा मलानी को भी यहाँ पर टिकट मिला है, आपको बता दें हम। सोनार चौधरी को भी यहाँ पर मिला है टिकट। चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र सिंह जोड़ावत को भी यहाँ पर टिकट मिला है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र सिंह को भी टिकट यहाँ पर मिला है। और ये भी कुछ नाम है। पीपलदा से चेतन पटेल, ये वो नाम है इस लिस्ट के, आपको मैं बता रही हूँ। पीपलदा से चेतन पटेल को टिकट मिला है और ये मजबूत प्रत्याशी थे जिनको टिकट मिले। टोडा भीम से घनश्याम मेहर को टिकट मिला है, यहाँ पर ये पास हो चुके हैं। ये वो नाम है, टोडा भीम से घनश्याम मेहर का नाम फाइनल हो गया है। किशनगंज से निर्मला सहरिया को टिकट दे दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। किशनगंज में से निर्मला को यहां पर मिल गया है टिकट। तो ये देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस, इनके सामने हैं अभिषेक चौधरी। ये इनके सामने जो दावेदार एक दूसरे के सामने जो खड़े हो रहे हैं ये वो हैं। ये है झोटवाड़ा का महासमर, इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर बीजेपी से प्रत्याशी हैं और साथ ही में इनके सामने अभिषेक चौधरी हैं कांग्रेस से प्रत्याशी। तो ये आमने सामने की टक्कर है और कड़ी टक्कर में मैं आपको नाम बता रही हूं। तो ये वो नाम है और इनको देखते हुए जिनके नाम जो है वो इस महासंग्राम में, देखिए ये चुनावी समर है, महासंग्राम है इसका। और इसी में आशीष हम दर्शकों को ये बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, मैंने जैसे कि बताया कि वो कौन से नाम है, कौन से वो मजबूत दावेदार थे, कौन से वो मजबूत प्रत्याशी थे जिनका नाम इस लिस्ट में शुमार हो पाया है। आशीष, जाहिर तौर पर बड़ी देखिए ये तमाम नाम हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाए और बड़ी चीजें जान लीजिए कि ये सूची सामने आने के बाद में सभी 200 नाम फाइनलाइज हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के। जो माथापच्ची चल रही थी, जो विचार विमर्श चल रहा था, पहले दावा किया गया था सितंबर के पहले हफ्ते में पहली सूची आ जाएगी, लेकिन डिले हुआ, डिले होता गया और अब जाकर जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, कल बचे हैं 4 घंटे, उससे पहले देर शाम को आप कह सकते हैं, अब से कुछ देर पहले 1 घंटे पहले इस सूची सामने आई और इस सूची में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। शांति धारीवाल साहब को टिकट मिल गया है, जायदा खान का नाम जो लगातार चर्चा में था उनको टिकट मिल गया है। बड़ी चीज ये, शशि का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं क्योंकि बेहतर तरीके से विश्लेषण इन तमाम सीटों पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि ही कर रहे हैं। शशि, अब जब नाम सामने आ गए तो खबरें सामने आ रही है, खबरें ये सामने आ रही है कि शांति धारीवाल साहब ने पहले ही मुहूर्त वगैरह निकलवा लिया था, नामांकन का क्या सही समय होगा? देखिए आशीष, दरअसल कल भी कई प्रत्याशियों ने नामांकन भरा तो बातचीत में आई ये चर्चा, तो हम लोग कह ही रहे थे कि ऐसी भी क्या जल्दी है। और ऐसी भी क्या जल्दी है, ये उन नेताओं पर तो लागू होता ही है जिन्होंने टिकट मिलने से पहले नामांकन भरा है। दरअसल हर नेता का अपना अलग मुहूर्त होता है, अलग पंडित होता है और वो उसी हिसाब से चीज़ें तय करते हैं। जब कई बार मुहूर्त नहीं मिलता है अच्छा मुहूर्त नामांकन जमा कराने का, तो नामांकन फॉर्म भरने का मुहूर्त देखा जाता है कि कौन सा अच्छा मुहूर्त है जिसमें नामांकन भर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और धारीवाल कॉन्फिडेंट थे। दरअसल पिछले दिनों से दिल्ली टिके हुए थे और मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय बाद ये पहला मौका धारीवाल को पड़ा होगा 3-4 चुनाव बाद में, जब उनको दिल्ली में डेरा डालना पड़ा है। और दिल्ली में डेरा डालने का असर कुछ कहिए कि उन्होंने मैनेज कर लिया और ये जो चीज़ मैनेज की है उन्होंने, अपनी टिकट, अपना भविष्य और अपनी प्रतिष्ठा, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अगर धारीवाल का टिकट कट जाता तो उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता और ये प्रतिष्ठा का प्रश्न, उसका उत्तर वो जनता को देना चाहते थे, पार्टी के नेताओं को, पार्टी आलाकमान को देना चाहते थे। अमित धारीवाल का विचार हुआ होगा कहें कि सचिन पायलट कैंप को देना चाहते थे, तो अमित धारीवाल का विचार हुआ होगा कि नहीं? क्योंकि अब लगातार सुर्खियों में था अमित धारीवाल का नाम कि भाई शांति धारीवाल को नहीं मिलेगा तो अमित धारीवाल को मिलेगा। अब ऐसे में अगर अमित धारीवाल के ऊपर शांति धारीवाल साहब को तवज्जो दी गई तो उसके पीछे की मुख्य वजह क्या रही होगी अकॉर्डिंग टू यू शशि? देखिए ऐसे सवाल कई बार कयासों पे होते हैं, लेकिन जो
चर्चा आई उसमें यही कि शांति धारीवाल का टिकट काटा जाए तो अमित धारीवाल को टिकट दे दिया जाए, उनके नाम पर कंसिडरेशन भी हुआ। फिर ये बात आई कि अमित धारीवाल को किस लिए दिया जाए टिकट, क्या उन्होंने कोई विशेष योग्यता हासिल की है या अपने पिता के काम के दम पर हासिल की टिकट दी जाए। तो बताया गया कि पीसीसी में जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन फिर जिताऊ क्षमता किसमें ज़्यादा है वो देखा गया और उस आधार पर शांति धारीवाल को ही टिकट दिया गया। और यही कारण है कि अमित धारीवाल टिकट हासिल नहीं कर पाए और भविष्य में भी शायद हो सकता है इसकी पुनरावृत्ति हो जाए। जी आशीष। बिल्कुल। तो शशि एक चीज और क्योंकि देखिए हम लगातार हर एक सीट का विश्लेषण कर रहे हैं। अब ऐसे में कुछ सीटें ऐसी हैं जिसका पोस्टमार्टम बड़ा जरूरी है, फिर चाहे वो चित्तौड़गढ़ की सीट हो, फिर चाहे वो खियूसर के हनुमान बेनीवाल के सामने तेजपाल मिर्जा साहब को उतार देने की सीट हो। अब ऐसे में ये बड़े फैसले पार्टी ने क्या सोच समझ कर किए हैं, कितने चैलेंजिंग होंगे ये कैंडिडेट्स, मैं इस पर आऊंगा। लेकिन अभिजीत हमारे सहयोगी कनेक्ट है, कोई सवाल अगर आप लेना चाहें तो जरूर। बिल्कुल आशीष, और देखिए यहाँ पर सीटों का गणित तो हमारे सामने ही है, लेकिन समझना इसे बेहद जरूरी है। अभिजीत दवे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिजीत, कुछ देर पहले हमारे सहयोगी आशीष भी हमारे रिपोर्टर से यही बातचीत कर रहे थे। जब उनसे ये बातचीत हो रही थी कि शांति धारीवाल की टिकट को लेकर जो संशय बना हुआ था वो भी अब क्लियर हो गया है, उनको टिकट दे दी गई है। इससे पहले हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि शुभ मुहूर्त का भी जिक्र किया, बीच में आया कि शुभ मुहूर्त देकर ही उन्होंने, तो क्या इसका कहीं असर नजर आ रहा है? यहाँ पर देखिए कि जो है शुभ मुहूर्त देकर जो मतदान, ये जो यहाँ पे अपने मतदान की जो है नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया वो पूरी की गई, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको भी क्या लग रहा था कि उनको मिलेगा कि कट जाएगा। और अभिजीत मेरा भी एक सवाल इसमें ऐड कर दे रहा हूं। अजमेर नॉर्थ से मेहर सिंह रालावा साहब को टिकट मिल गया है, किस प्रकार से देखा? बिल्कुल देखिए, अजमेर उत्तर विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस के लिए काफी सरदर्द का सबब बन गई थी करीब पिछले एक पखवाड़े से, क्योंकि अब से पहले तक अजमेर उत्तर की सीट जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कभी भी नहीं रही है कांग्रेस के लिए। लेकिन इस बार चूंकि भाजपा ने लगातार 5वीं बार वासुदेव देवनानी को मौका दिया है और ये सीट कहीं ना कहीं अघोषित रूप से सिंधी आरक्षित सीट के रूप में स्थापित होती जा रही थी। और कांग्रेस ने इससे पहले के चुनावों में जो है कई तरह के प्रयोग किए थे गैर सिंधी उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर, लेकिन वो तमाम जो है प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। और अब से ठीक 3 दिन पहले एक बड़े नाटकीय घटनाक्रम में स्वामी अनादि सरस्वती को जो उन्होंने भाजपा छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और अटकलें ये लगाई जा रही थी कि उनको टिकट मिल सकता है, क्योंकि वो अनादि सरस्वती जो है वो अगर जाति से देखा जाए तो सिंधी समाज से ताल्लुक रखती है और एक महिला भी है। लेकिन महेंद्र सिंह रलावता और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ये दोनों बहुत मजबूत दावेदार थे। 2 अलग अलग धड़ों के 2 बड़े बड़े चेहरे थे अजमेर उत्तर की अगर दावेदारी की बात करें। और यही कारण था कि अंतिम समय तक अजमेर उत्तर की सीट पर लगातार कशमकश जारी रही, मशक्कत जारी रही, शय और मात का खेल लगातार जारी रहा। तीसरा विकल्प जिसको शीर्ष नेतृत्व की ओर से खंगाला गया था उसका भी भारी विरोध हुआ। और विरोध दोनों ही जो पक्ष थे, चाहे वो महेंद्र सिंह रलावता का गुट हो चाहे वो धर्मेंद्र राठौड़ का गुट हो, दोनों ही गुट ने, यानी कहा जाए कि शहर कांग्रेस ने एकजुट होकर स्वामी अनादि सरस्वती को टिकट दिए जाने की संभावनाओं का विरोध किया था, जिसके बाद वापस से पिछले 48 घंटों में अजमेर उत्तर की सीट पर पुनर्विचार किया गया, पुनर्मूल्यांकन किया गया, तमाम समीकरणों को देखा गया। और क्योंकि महेंद्र सिंह रलावता 2018 का चुनाव भी वासुदेव देवनानी के सामने लड़े हैं। अभिजीत मैं आपको रोक रहा हूं कि गुड़ा बलानी से कैंडिडेट सोनाराम चौधरी साहब हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सोनाराम जी, बहुत बधाई आपको। आज शाम 5:30 बजे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग देख रहे थे और इस सूची में नाम सामने आ गया है, क्या रिएक्शन आपका? अब ऐसे आवाज बहुत कम आ रही है कि मैं तो देखो आर्मी में था, था जी, और उस टाइम में भगवान में राष्ट्रपति का अवार्ड भी मिला। 1996 में मैं आर्मी छोड़ के मैं MP 3 बार बना, 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा कांग्रेस का, फिर 2008 फिर 2013 में कांग्रेस का एमएलए बना। सर आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अ पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आप तो इतना बड़ा नाम है, लेकिन सवाल है कि आज आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, तुरंत का तुरंत टिकट मिल गया। 2014 में जसवंत सिंह को हराने के लिए बीजेपी ने मुझे काम लिया और बाद में बीजेपी ने मुझे बिल्कुल फेंक दिया जी। और मैं अभी MP का चुनाव 2019 में मेरा टिकट क्यों काटा? मैं मिला था बड़े बड़े नेताओं से, नाम नहीं दूंगा बीजेपी के, मैं कुछ करूंगा जी जी। फिर 50 राज में आया, उस टाइम मैं प्रमुख हो गया, दवा रखा, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं दिया।
अब मैं इतना मेरा परिचय जैसे आप होता नहीं है, वो है मेरा एक जो कुछ नहीं रहा है, वार्ड पद नहीं रहा है, उसका टिकट काट के मेरा दे दिया, मैंने टिकट मांगी थी। तो मैं कोई पद नहीं चाहिए मुझे, तो लोगों की सेवा के लिए। तो मैंने मेरे साथ एक अन्याय हुआ और मुझे बड़ा मतलब स्वाभिमानी आदमी हूँ, इंजीनियर रहा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे मजबूर होकर वापस आना पड़ा। मैं अगर जीत जाता हूँ तो सिर्फ लोगों की जिन्होंने 4 बार MP 1 बार MLA बनाए उनकी सेवा के लिए। शशि मोहन जी, आपको कोई सवाल लेना हो तो आप लीजिए। जी चौधरी साहब आप बने रहिए, चौधरी साहब आप बने रहिए, रिक्वेस्ट है आपसे। हमारी वही शशि मोहन सवाल है। जिन बातों से नाराज होकर के आप गए थे 2008 से 13 के कार्यकाल के बाद, क्या वो बातें अब दूर हो गई हैं मौजूदा परिदृश्य में? अरे ये टेलीफोन में नहीं बताऊंगा, कुछ जरूर थी मेरी, कुछ बात लीडरशिप से थी, उसके बारे में मैंने उस टाइम ऊपर बताया था हमारे कांग्रेस के, पर कुछ मेरी क्लियर नहीं हो पाई। कुछ आप जानते हो क्या, मैंने टेलीफोन में कहा ठीक नहीं, मैं कांग्रेस में आ गया हूँ। तो मैंने तो कहा था वहाँ 25 सीटें आएगी और 21 सीटें में निपट गए थे, और वसुंधरा जी मुझे लेके गई, बड़ी मेहरबानी, टिकट दी, मैं जीत गया। और उसके बाद मुझे बीच में बिल्कुल भूल की छोड़ दिया मेरे को। मुझे पद नहीं चाहिए, पर मेरे साथ स्वाभिमानी आदमी होना नहीं। तो आप जब कहते थे कि भाई 32 सीट में 25 सीट में सिमट जाएंगे, तो आपके आकलन के लगभग करीब रहा। तो बाद में पार्टी के नेताओं ने आपसे बात की क्या कि आप सही कहते थे, खामी बताते थे? मैं 25 के से मैंने कहा 21 आएगी, 25 कहा था, 21 में निपट गए। जी, पर मैं देखो, और अब कितनी आएंगी कर्नल साहब? अब कितनी लग रही है आपको? काफी मतलब जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो की जो बातें की है ना, कुछ जगह पर ये जो बीजेपी जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था उसमें मदद नहीं की, और कुछ ही जगह जो टकराव हो रहा है समाज के अंदर अलग जात पात में, दूसरा ये देश के लिए अच्छा नहीं है जी। तो मैंने सोचा मैं देश की भारत जोड़ो तो राहुल गांधी ने किया, दूसरा है ना, तो उस मुद्दों से मैं प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने कहा कांग्रेस में वापिस आया। नहीं, आप प्रभावित हुए, आपने शाम को बताया भी था, लेकिन अब कितनी सीट आएंगी, क्या आकलन है आपका अब की बार? ये मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। धन्यवाद आपको। कर्नल साहब जो है वो बड़े बेबाक अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं शशि, और वो नजर भी आया, बिल्कुल नजर भी आया जाहिर तौर पर। और देखिए तमाम कैंडिडेट जो कनेक्ट हो रहे उसमें सोनाराम जी का नाम इसलिए ज्यादा अहम था क्योंकि 5:30 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी शशि, और देखिए पहले से चीजें तय थी कि इनको टिकट मिलना है, और मुझे सिर्फ नाम छपने भर की देरी थी लिस्ट में। शशि, कर्नल साहब कुछ कह रहे हैं, आशीष शायद। कर्नल साहब अब की बार कितनी आएगी बीजेपी की, कांग्रेस की, कुछ तो बताइए। कोई तो आकलन होगा। पार्टी खराब नहीं होती है बीजेपी कांग्रेस, पर कुछ नीतियाँ होती है, उसकी वजह से मैं तो बड़ा स्वाभिमानी आदमी, फौज में रहा हुआ हूँ, स्पेशली आदमी हूँ, उस मुद्दों को लेकर मेरा हुआ, उसके बाद आया हूँ, गया हूँ। धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल मेरी तरफ से, जब आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित हुए, तो क्या आपको मौजूदा सरकार की कामकाज, योजनाएं, जो 7 गारंटियां हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं है कि आपके मन पर या आपके ज्वाइनिंग पर? राहुल जी देखती है, उसे जरूर उनकी भी इमेज बढ़ी है, कुछ लोग जिनको पप्पू करके कह रहे थे बढ़ी है, और जो कुछ मुद्दा है ना, जिसमें से आज कितना तनाव है आज समाज के अंदर, चाहे कोई एजेंसियां काम कर रही है या वो कर रहा है, इतना बड़ा देश है, तो उसके अंदर तो मीडिया को जिस तरह से हो रहा है ये करके ना, तो मैं मुझे ज्यादा जो मोबाइल में नहीं बताना चाहता हूँ टेलीफोन पे, पर मेरे ख्याल बड़ा देश है, इस देश को चलाना बहुत आसान है, सबको साथ लेके चलना चाहिए, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। मैं दोनों पार्टी में रहा हूँ, मैं देशभक्त आदमी हूँ, और देश से आम मैं व्यक्तिगत कोई आदमी मायना नहीं रखता है, देश ठीक चलना चाहिए, क्योंकि आज देखो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, इजराइल की फलस्तीन की लड़ाई हो रही है, और मणिपुर के अंदर जैसे आग लग रही है, ये बहुत खतरनाक मोड़ पे हिंदुस्तान है जी। ठीक बात, सवाल का जवाब देंगे आपको। लेकिन कर्नल साहब, आज 2 ज्वाइनिंग हुई कांग्रेस पार्टी में, मनीषा गुर्जर की भी ज्वाइनिंग हुई, आपकी भी हुई। मनीषा गुर्जर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, क्या इसको केवल सामान्य माना जाए या कोई कारण? पार्टी में जाते हैं तो पार्टी चीफ से मिलना चाहिए। मैं सुबह खरगे साहब से मिला था,
मैंने कहा मुझे मैं यहाँ मैं वहाँ जी। फिट नहीं हूँ। वो बीजेपी सोचती है अनफिट मुझे, मैं फिट नहीं हूँ, मुझे मैं कांग्रेस का रहा हूँ, मुझे ले लो और मुझे टिकट दे दो, मैं जीतूंगा। तो ईमानदारी से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे 28 साल पहले मैं 27-28 रुपए MP MLA बना था, जी। मेरे खिलाफ कोई आंगुली उठा सकते। कल सदाम चौधरी ने पैसे खाए हो किया, ऐसे आदमी के साथ में इस तरह से बर्ताव करते हैं तो स्वाभिमान हूँ मैं, इसलिए मैं छोड़ के यहाँ आया। धन्यवाद। कर्नल साहब, आपने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, अशोक गहलोत को भी देखा मुख्यमंत्री के रूप में, वसुंधरा जी को भी। किसने ज्यादा प्रभावित किया आपको? अब ये सवाल पर्सनल सवाल है ना, दोनों मेरे दोस्त है। मैं अशोक गहलोत के साथ तो नहीं पर्सनल नहीं कर्नल साहब, आपको किसने प्रभावित किया कामकाज ने? और 2008 से 2013 में अशोक साथ में MLA रहा, तो मेरे दोस्त थे। उसके बाद वसुंधरा जी के साथ भी काम किया, दोनों में डिप्टी जी को मेरे अच्छे मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरी इज्जत करते हैं। धन्यवाद जी। चलिए कर्नल साहब, बहुत शुभकामनाएं आपको। गुड़ामलानी आना होगा तो आपसे मुलाकात जरूर करेंगे और आपका इंटरव्यू भी लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल शुभकामनाएं और धन्यवाद आपको। शशि, एक चीज तो नजर आ रही है, एक चीज